हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में क्रेडिट कार्ड को लेके बहुत से क्वेश्चन जो मुझे रिसीव हुए हैं उन सबको पॉइंट वाइज वन बाय वन मैं क्लियर करने वाला हूं। मेरे पास काफ़ी मैसेज ऐसे आ रहे हैं कि जिनकी क्रेडिट कार्ड की पेमेंट पेंडिंग हो जाती है, वो नहीं पे कर पा रहे हैं कि अब उनको सेटलमेंट करवाना है, लेकिन सेटलमेंट हो नहीं पाती। अगर 2 4 5 6 महीने पेमेंट पेंडिंग भी हो जाती है तो भी सेटलमेंट का ऑफर नहीं आता है। तो इस सिचुएशन में क्या करना है, सेटलमेंट कितने परसेंट अमाउंट पे होती है, एनपीए क्या होता है, फोन कॉल्स आते हैं उनका सॉल्यूशन क्या है, क्या करे क्या ना करे, तो इन सारे क्वेश्चन का जवाब आज की वीडियो में आपको देने वाला हूँ। क्योंकि जब क्रेडिट कार्ड की पेमेंट पेंडिंग हो जाती है तो कॉल्स जो होती है ना, फोन कॉल्स, उनकी तो बस लगा लो लाइन लग जाती है। इतना ज़्यादा मेंटली टॉर्चर किया जाता है, इतना हरास किया जाता है, उसका सॉल्यूशन हर बंदा मुझसे पूछ रहा है कि क्या करना चाहिए, क्या करूँ क्या ना करूँ। तो इस वीडियो में आपकी हर क्वेश्चन का जवाब मैं देने वाला हूँ। पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि सेटलमेंट किस अमाउंट पे होता है। प्रिंसिपल अमाउंट जो कि हमारे क्रेडिट कार्ड की लिमिट होती है उस पे होता है, या टोटल इंटरेस्ट, बाउंस चार्ज, लेट फीस लगा के जो अमाउंट बन जाता है जिसको अनबिल्ड अमाउंट कहते हैं, उस अमाउंट पे होता है। तो इस क्वेश्चन का जवाब मैंने ऑलरेडी अपनी एक वीडियो बनाई थी, मैंने दिया था। शायद आपने वीडियो नहीं देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो मैं इस पे भी आपको बता देता हूँ कि जब आपका क्रेडिट कार्ड का बिल पेंडिंग हो जाता है और बैंक द्वारा जब आपको कॉल की जाती है, जब आपसे पैसे की डिमांड की जाती है, उस चीज़ पर अगर आपके द्वारा बैंक को कहा जाए कि मुझे सेटलमेंट करनी है, मेरे पास पैसा नहीं है, तो उस सिचुएशन में आप ये समझ लीजिए कि आपकी नीड है, आप पैसे नहीं भर पा रहे हो, तो आप बैंक वालों को कह रहे हो कि मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे सेटलमेंट करनी है। तो अगर आपके द्वारा बैंक को कहा जाता है कि मुझे सेटलमेंट करनी है, उस सिचुएशन में बैंक वाले आपको ऑफर देंगे, सेटलमेंट अमाउंट का जो ऑफर देंगे वो आपको अनबिल्ड अमाउंट, जो टोटल आपका पेंडिंग अमाउंट होगा उस पे ऑफर देंगे। वो आपको 60% का भी दे सकते हैं, 70% का भी दे सकते हैं, तो 50% से ज़्यादा का ही ऑफर आपको मिलेगा, क्योंकि आपने बैंक को कहा है कि आपको सेटलमेंट करनी है, आप इस चीज़ से छुटकारा पाना चाहते हैं, आप फंस चुके हो। नॉर्मल लैंग्वेज बताओ, आप फंस चुके हो, आप सॉल्यूशन पूछ रहे हो। तो उस सिचुएशन में बैंक वाले आपको टोटल जो पेंडिंग अमाउंट होगा, जो इंटरेस्ट, लेट फीस, बाउंस चार्ज सबको लगा के जो पैसा होगा, उस बैलेंस पे आपको सेटलमेंट अमाउंट का ऑफर देंगे। पहली तो ये है। दूसरा ये है कि अगर बैंक वाले आपको ऑफर देते हैं, आपने बोला ही नहीं बैंक वालों को ऑफर देने के लिए, आप बैंक वालों का रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे हो, उनके फ़ोन पे बात कर रहे हो लेकिन कह रहे हो मेरे पे पैसा नहीं है, मुझे अभी कुछ नहीं, मतलब उसको इग्नोर कर रहे हो किसी भी तरह से, तो एंड ऑफ द टाइम जो लास्ट टाइम आ जाएगा वो 8 महीने बाद हो, 1 साल बाद हो, 1.5 साल बाद हो, जब बैंक के द्वारा आपको ऑफर दिया जाएगा वो आपको प्रिंसिपल अमाउंट पे दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल बताऊं, आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट 20,000 थी और पेंडिंग लगा के और अपना लेट फीस लगा के आपका 50,000 बन गया, तो आपको जो ऑफर मिलेगा वो 20,000 पे मिलेगा, ना कि 50,000 पे मिलेगा। इन केस अगर आपका ये केस जो है अपना कोर्ट में भी जाता है, जहाँ पे सेटलमेंट की जाती है, जैसे कि लोक अदालत में भी जाता है, वहाँ भी जो सेटलमेंट होगी आपकी प्रिंसिपल अमाउंट पे होती है, ना कि टोटल पेंडिंग अमाउंट पे। क्योंकि इनका जो लेट फीस और जो इंटरेस्ट, जो चार्जेस होता है ना, वो बहुत ज़्यादा होता है। उस वाले अमाउंट को किसी भी तरीके से कोर्ट के सामने या फिर लोक अदालत में किसी के सामने उसको शो नहीं कर सकती कि हमने इतना ज़्यादा अमाउंट इनसे ले रहे हैं। तो जो आपका सेटलमेंट होता है, जो बैंक द्वारा दिया जाता है, वो मैक्सिमम टाइम ये होता है कि आपको प्रिंसिपल अमाउंट पे ही मिलता है। अगर कोई सेटलमेंट अमाउंट आपको टोटल ट्रांजेक्शन पे आपको ऑफर कर रहा है तो आप उसको मना कर सकते हो, आप बता सकते हो कि मेरी लिमिट इतनी है। आप जो अपनी लिमिट बना के रखो कि मुझे प्रिंसिपल अमाउंट पे सेटलमेंट करना है, ना कि मुझे पेंडिंग अमाउंट पे। होता भी प्रिंसिपल अमाउंट पे ही है, लेकिन अगर आपको नॉलेज ना हो तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप प्रिंसिपल अमाउंट आपका 20,000 रुपये अपने बैंक वालों को यूज करें, लेट फीस हो गया उन सबको इग्नोर कर दिए, 20,000 पे आप अपना 30-35% का लगा के चलिए, 30 से 35% आपको ऑफर मिल जाएगा मैक्सिमम। मतलब मैक्सिमम 99.9% होता है कि सेटलमेंट अमाउंट जो होता है वो 30 से 35% होता है अपना टोटल प्रिंसिपल अमाउंट। क्वेश्चन जो मेरे पास है वो ये है कि जब क्रेडिट कार्ड का बिल पेंडिंग हो गया, अपना जो अनसिक्योर्ड लोन है उसका ईएमआई पेंडिंग हो चुकी है, तो कॉल आती है आपके पास, एक बार कॉल, 2 बार कॉल। स्टार्टिंग में आपको दिन में 1 बार कॉल आएंगे, फिर 1 से 2 3 बढ़ जाती है, फिर 10 10 5 5 बढ़ जाती है। फ़ोन को आप नहीं उठाओगे तो डिफरेंट डिफरेंट नंबर से कॉल आती है। तो एक भाई ने पूछा है कि सोल्यूशन क्या है, मैं क्या करूं, डिफरेंट डिफरेंट नंबर से कॉल आती है। तो देखिए, बैंक का पैसा आपने लिया हुआ है, उसका पैसा यूज किया है, अगर आप फ़ोन नहीं उठाते हो तो आपके पास बैक टू बैक कॉल आएगी, और अगर आप फ़ोन उठाते भी हो तो भी आपके पास डिफरेंट डिफरेंट नंबर से कॉल आती है। क्योंकि
बैंक का जब पैसा पेंडिंग चला जाता है ना, और बैंक आपका जो केस होता है थर्ड पार्टी वालों को दे देता है। थर्ड पार्टी वालों का मेन पर्पस, मेन मोटो यही होता है कि जल्दी से जल्दी इससे पैसा निकाला जाए। तो वो आपको मेंटली तौर पे इतना हरास कर देंगे, इतना परेशान कर देंगे कि आप अपनी कॉल से परेशान हो जाओगे। दोपहर में सोओगे तो कॉल, बाइक चला रहे होंगे तो कॉल, ऑफिस में होंगे तो कॉल, इतनी कॉल आएगी। आखिर में सोच चल यार इनका मिनिमम अमाउंट पे ही कर देते हैं, इनका पैसा दे ही देते हैं। कहते हैं पैसा निकालने का तरीका होता है, अगर आपके पास पैसा है तो उनका दे दो, नहीं है तो यार इन कॉलों का कोई सोल्यूशन नहीं है। कॉल से परेशान हो तो नंबर बंद कर दीजिए, कॉल से परेशान हो तो उनकी पेमेंट कर दीजिए, कॉल से परेशान हो तो उनका मिनिमम अमाउंट पे कर दीजिए। यही सॉल्यूशन है, इसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि कुछ अमाउंट पे करने से मेरे पास कॉल आनी बंद हो जाएंगी या नहीं। तो देखिए, इस क्वेश्चन का जवाब ये है कि आपका क्रेडिट कार्ड का अमाउंट पेंडिंग हो जाता है तो उसमें आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। एक तो होता है कि टोटल अमाउंट आप पे कर दो, और दूसरा ऑप्शन होता है कि मिनिमम अमाउंट आप पे कर दो। अगर आप किसी भी पेंडिंग अमाउंट का, पेंडिंग ईएमआई का मिनिमम अमाउंट पे कर दे दो तो आपके पास कॉल नहीं आएंगी, क्योंकि उनका मिनिमम का जो ऑफर होता है वो इसलिए दिया जाता है कि एटलीस्ट आप इतना पे कर दो। और जो मिनिमम होता है ना, वो आपका लेट फीस या फिर उनका बाउंस चार्ज, वो वाला चार्ज होता है। बैंक को वो अमाउंट टाइम पे मिल रहा है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं, वो आपको फ़ोन नहीं करेंगे। मतलब इस हद तक फ़ोन नहीं आएंगे। मिनिमम अमाउंट आप पे कर दोगे तो आपको इतना ज़्यादा परेशान नहीं किया जाएगा कॉल के थ्रू। अब पर मिनिमम अमाउंट पे करने का आप जब तो पे करो जब आपको लग रहा है कि आप आज नहीं 2 महीने बाद पेमेंट कर दोगे, उस केस में तो आप मिनिमम अमाउंट पे कर सकते हो। लेकिन जब आपको लगता है कि अब आपके पास पैसा ही नहीं आने वाला, 6 महीने, साल में पेमेंट ही नहीं आने वाली, फिर तो मिनिमम अमाउंट आप पे भी कर रहे हो तो उसका कोई बेनिफिट नहीं, क्योंकि वो वाला अमाउंट आपको नेक्स्ट मंथ आपको फिर आपके बिल में लग के मिल जाएगा, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होता है। फोर्थ जो क्वेश्चन है वो ये है कि एनपीए क्या होता है और एनपीए कैसे होता है। तो देखिए, एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मेंस अकाउंट। जब भी आप कोई लोन लेते हो और उसकी ईएमआई पेमेंट नहीं करते हो तो कुछ टाइम बाद आपके अकाउंट को एनपीए कर दिया जाता है, क्योंकि आप उस अकाउंट में किसी भी तरह की पेमेंट नहीं जमा कर रहे हो तो वो एनपीए हो जाता है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, एनपीए इतनी आसानी से नहीं होता है, क्योंकि कोई भी बैंक जब किसी कस्टमर को एनपीए घोषित करता है, किसी भी अकाउंट को एनपीए घोषित करता है, तो उस केस में उस बैंक के शेयर जो मार्केट वैल्यू होती है वो डाउन जाती है। एंड ऑफ द ईयर जो होता है, फाइनेंशियली ईयर की जब क्लोजिंग होती है, तो हर बैंक को ये शो करना होता है कि मेरे पास इतने एनपी अकाउंट है। तो जितने ज़्यादा एनपी अकाउंट होते हैं तो उस बैंक की मार्केट वैल्यू, शेयर वैल्यू डाउन चली जाती है, क्योंकि एक बैंक के पास कस्टमर का होना, अच्छे कस्टमर का होना ही उसकी रेपुटेशन को, उसकी फाइनेंशियली एक स्टैंडर्ड को शो करता है। अगर किसी बैंक के पास जितने भी कस्टमर है, मैक्सिमम कस्टमर उसके एनपी है, मतलब फ्रॉड है, बैंक ने पैसा दिया, उन्होंने पे नहीं करी, उनके कस्टमर ने पैसा लौटाया नहीं, तो उस बैंक की तो समझ रेपुटेशन वैसे भी डाउन चली गई, और क्योंकि नॉर्मल सी बात है जो उसकी शेयर वैल्यू है वो डाउन चली जाती है। तो बैंक इतनी आसानी से किसी भी कस्टमर के अकाउंट को एनपीए घोषित नहीं करता है। एनपीए उसी केस में किया जाता है जब कस्टमर द्वारा बिल्कुल रिस्पॉन्स करना बंद कर दिया जाता है, कोई पेमेंट उसकी तरफ से नहीं आती है। आखिर में बैंक वालों के पास ऑप्शन होता है कि उसको एनपीए ही करना पड़ता है। बेशक उसमें बैंक वाले का लॉस होता है, कस्टमर का तो होता ही होता है, लेकिन बैंक का भी उसमें एक लॉस होता है, उसकी मार्केट वैल्यू डाउन होती है। तो एनपीए पहले तो ये था कि 5-6 महीने लग जाते थे एनपीए होने में, लेकिन आजकल अलग अलग लोन का अलग अलग है। जैसे व्हीकल लोन होता है, अगर कंटिन्यूसली 2 ईएमआई 3 ईएमआई बाउंस हो जाती है तो एनपीए हो जाता है। पहले तो ये था 5-6 महीने तक मैनेज हो जाता था। कुछ मिनी अमाउंट आप पे कर रहे हो तो आपका अकाउंट एनपीए नहीं होगा, मतलब अकाउंट में कुछ ना कुछ अमाउंट आप ट्रांसफर कर रहे हो, लोन लिया उसमें मिनिमम अमाउंट आप पे कर रहे हो तो आपका एनपीए नहीं होता है। लेकिन टाइम की मैं बात करूं तो आप कुछ नहीं कह सकते, हर बैंक की अलग अलग कंडीशन है। कोई बैंक 3 महीने में एनपीए कर रहा है, कोई बैंक 6 महीने में एनपीए कर रहा है। लास्ट जो क्वेश्चन है वो है कि अगर पेमेंट पे नहीं कर रहे हैं तो क्या बैंक वाले हमारे ऊपर केस करेंगे, हमें जेल होगी या नहीं होगी। तो देखिए, जेल वेल नहीं होती है, अनसिक्योर्ड लोन होता है। अगर आपने क्रेडिट कार्ड लिया, पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, आपने कोई अनसिक्योर्ड लोन लिया, पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, तो आपके पास भी रीजन है, कोई ना कोई मतलब दिक्कत है आपके साथ जो आप पे नहीं कर पा रहे हो, तो बैंक वाले कभी कोर्ट केस की तरफ नहीं जाते हैं। मेन उनकी कोशिश रहती है कि थर्ड पार्टी को जब आपका केस ट्रांसफर कर देते हैं, आपकी पेमेंट 2-3 महीने पेंडिंग हुई, थर्ड पार्टी वालों के पास आपका केस चला गया, फिर आपके रिकवरी वाले बंदों के कॉल आने लगेंगी, रिकवरी वाले बंदे आपके घर आने लगेंगे, आपका अकाउंट एनपी हो जाएगा। 2-4-5-10 महीने आपके साथ ऐसे ही कॉल पे चलेगा, आपको हरास किया जाएगा, धमकाया जाएगा, आपका मैसेज आएंगे, व्हाट्सअप आएंगे, गालियां दी जाएंगी, मतलब आपको एक है ना, मतलब बेइज्जती सी, कहते हैं अंदर तक झंझोड़ने वाली बेइज्जती की जाएगी, तेरी ये औकात नहीं है, तू इतना, मतलब इस तरह की चीज़ें होंगी। बहुत केस हुए हैं, मैं आपको प्रैक्टिकली चीज़ें बता रहा हूँ जो हुई हैं, चीज़ें जो मैंने देखी हैं।
तो यही सब कुछ होता है, कोर्ट केस की तरफ बैंक नहीं जाता है अनसिक्योर्ड लोन में। आखिर में जाके फिर आपको सेटलमेंट का ऑफर दिया जाता है, वो सेटलमेंट पे आप एग्री कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। अब सेटलमेंट पे भी एग्री नहीं कर रहे हो तो फिर देखो लास्ट तक कोई कस्टमर नहीं जाता है। मैं बताऊँ ना, कस्टमर को पता है कि यार कोई उसका 1 लाख रुपए का टोटल अमाउंट है, 1 लाख में अगर उसको 15,000 भरने पड़ रहे हैं, 20,000 भरने पड़ रहे हैं, तो वो भर देता है कि उसको पता है कि जितना मैं ज़्यादा दिक्कत करूंगा, घर पे बंदे आते हैं, घर वालों के सामने बेइज्जती करते हैं, घर के बाहर खड़े हुए चिल्लाते हैं, तो आखिर में जो होता है वो सेटलमेंट ही होता है। सेटलमेंट आप उन्हीं से बात करके कर लो, या फिर आपको लोक अदालत की तरफ जाना पड़ता है, वहाँ पे आपका सेटलमेंट हो जाता है। एक क्वेश्चन ये भी था कि आपके पास कोर्ट की तरफ से लेटर आते हैं, इसमें आपको लिखा होता है कि इतनी तारीख को पेमेंट करनी है और लीगल एक्शन हो जाएगा। तो कुछ नहीं होता, वो थर्ड पार्टी वाले होते हैं, कागज़ प्रिंट करा, स्टैम्प मारा, आपको भेज देते हैं। वो कोई भी केस वाला किसी भी तरह से लीगल एक्शन नहीं होता उसका लेटर, उसको सीरियस मत लो। मेन उस पर जो नंबर होता है वो भी थर्ड पार्टी वालों का ही होता है, उसका कॉल करोगे थर्ड पार्टी वाले ही बंदे होते हैं, वो भी आपको ये इनडायरेक्टली बताना चाहते हैं कि आप पेमेंट कर लो, हम आप पे लीगल एक्शन ले सकते हैं। थर्ड पार्टी वालों का कोई भी रोल नहीं होता लीगल एक्शन में। तो लीगल एक्शन मतलब केस कोर्ट कचहरी जेल वेल वाला सीन नहीं होता है। एंड ऑफ द टाइम आपको सेटलमेंट करनी होती है। अब आपकी मर्जी है कि बैंक वाले जब आपको सेटलमेंट का ऑफर देते हैं, आपको लगता है कि मेरा सेटलमेंट अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट के हिसाब से मुझे ऑफर दिया गया, तो सेटलमेंट कर लो यार। क्योंकि मेरे हिसाब से देखो, क्योंकि नॉर्मल सी बात, आप सेटलमेंट भी नहीं करोगे तो फिर कॉल तो आपको फेस करनी पड़ेगी, और जब आपके घर के बाहर बंदे खड़े रहेंगे, वो भी एक तरह से मेंटली परेशानी होती है, घर पर बच्चों के सामने, बीवी के सामने दिक्कतें फेस करनी पड़ेंगी। तो ये चीज़ें होती हैं। जब आपको सेटलमेंट का ऑफर दिया जाता है उस समय सेटलमेंट कर लेनी चाहिए, मैं तो ये सजेस्ट करूँगा पर्सनल उसमें। तो अगर आपके पास बैलेंस है तो एटलीस्ट सेटलमेंट का जब ऑफर आपके पास आता है 20-25% का होता है, तो बैंक वाले एंड ऑफ द टाइम भी आपसे ये कहेंगे यार कुछ तो दे दे, नहीं समझे। 30%, पहले तो 40, 45, 50% होता, फिर 35 आता, 30 आता है, आखिर में जाके बैंक वाले कहते हैं यार कुछ तो अमाउंट दे, तो कुछ पे भी हो जाता है सेटलमेंट। और जब फाइनेंशियली ईयर की जो एंडिंग टाइम होता है, जैसे अभी मार्च का टाइम था, तो उस समय मैक्सिमम डिस्काउंट आप लोगों को मिल सकता है, मैक्सिमम जो ऑफर होता है ना वो आप लोगों को मिल जाता है। क्योंकि बैंक वालों को जितना हो सकता है कस्टमर से पैसा कलेक्ट करना होता है, अपना जो अकाउंट्स होता है, अपना जो बिजनेस जो रहता है, बैंक वालों को प्रॉफिट में शो करना पड़ता है। तो ये चीज़ होती है। ये मेन क्वेश्चन थे जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करने थे, और इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब दे दूँगा। मैक्सिमम का जवाब मैं कमेंट में दे देता हूँ, अगर आप मेरे कमेंट्स देखोगे मेरे पास जो भी क्वेश्चन आते हैं। लेकिन कई चीज़ों को ना कमेंट्स में क्लियर नहीं कर पाते हम, तो मैं सोचा चलो वीडियो बना देते हैं। तो ये मेरा पर्पस था आज की वीडियो बनाने का। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो और मेरे द्वारा दिए गया सॉल्यूशन पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, साथ मेरे से जुड़े रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाय, टेक केयर, जय हिंद।